एनिमे के मेन कैरेक्टर के बारे में सोचते ही सबसे पहले दिमाग में आता है स्पेशली शोनन में एक ऐसा प्रोटेगनिस्ट जो सबकी हेल्प करता है और इंसाफ का पुतला है, जो गुंडे बदमाशों पर भी दया दिखाएगा जैसे कि वो उसके फूफा का भतीजा हो। लेकिन अब एरन और लाइट ने इस पूरे शोनन जॉनरे को ही चेंज कर दिया है। ये दोनों कैरेक्टर वो प्रोटेगनिस्ट के मासूम चेहरे के पीछे छुपे हुए हैं, उस शैतान को बाहर लाते हैं जो हम सब में है लेकिन हम दिखाते नहीं है, और इसीलिए ये दोनों काफी ज्यादा रियलिस्टिक बन जाते हैं। सो आज हम इसी पर बात करेंगे कैसे लाइट और एरन ने जो ट्रेडिशनल प्रोटेगनिस्ट थे उन्हें चैलेंज ही नहीं किया, पूरा बदल दिया, और आज हालत ये हो गई है। हमें वो इनोसेंट पुराने टाइप के प्रोटेगनिस्ट वाले एनिमेस पसंद नहीं आते, हमें कुछ नया देखना है, कुछ हटके, कुछ धमाकेदार। तो देखो जो ये बिग 3 के प्रोटेगनिस्ट हैं, नारुतो, लूफी और इचिगो, ये हमेशा से ही अच्छे और पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन ने अपने प्रोटेगनिस्ट को इंट्रोड्यूस ही बड़े सैडिस्टिक तरीके से किया है, जो अच्छे तो हैं लेकिन बुरे काम भी करते हैं। एओटी में हम बच्चे एरन को देखते हैं जो इन बड़ी बड़ी वॉल्स के अंदर खुश था, लेकिन कब तक, जब तक टाइटन्स उन पर हमला नहीं करते, जिसमें उसकी माँ भी मारी जाती है। एंड ऐसा फिर से किसी और के साथ ना हो। हम एरन को खुद को ट्रेन करते हुए देखते हैं ताकि हमें एज ए ऑडियंस ये यकीन हो जाए यही है वो सेवियर जो अगली बार उन टाइटन्स को पीट कर भगाने वाला है। एरन स्टार्टिंग में वही टिपिकल हीरो बनने का ट्राई करता है जो कि किसी के साथ भी बुरा नहीं होने देगा, लेकिन बाद में जाकर उसे समझ आ जाता है दुनिया में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती है। उसे जरूरत है मिकासा की नहीं, लंबे बालों की, ताकि वो चेड लग सके। वही डेथ नोट में लाइट इंट्रोड्यूस होता है एकदम आइडल जवान लोंडे की तरह, और जैसा कि मोदी जी कहते हैं आने वाले टाइम में पूरा देश युद्ध के कंधों पर होगा, तो लाइट इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है। ये एनिमे डेथ नोट सही गलत और अगर तुम्हारा बाप एक पुलिस ऑफिसर है तो तुम्हें क्या काम करना चाहिए, ऐसे आइडियाज को एक्सप्लोर करता है। और साथ ही ये दोनों मिलकर जो वो प्रोटेगनिस्ट की गुड बॉय वाली इमेज को चैलेंज करते हैं। कैसे एक अच्छा इंसान कुछ भी नहीं बदल सकता इस वर्ल्ड में, लेकिन अगर वही थोड़ा सा बुरा बन जाए तो पूरी दुनिया के लगा सकता है। पुराने एनिमेज में जो मेन कैरेक्टर्स के पास काफी तगड़ी पावर्स होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें हल्के में लिया जाता था क्योंकि वो अपनी पावर से किसी इनोसेंट को तो हर्ट नहीं करने वाले। वहीं एरन और लाइट ने इन सब से एकदम अपोजिट अप्रोच लिया। ये दोनों बताते हैं कैसे एक प्रोटेगनिस्ट के पास कोई सीरियस पावर हो तो उसे यूज कैसे करना है अपने गोल को पूरा करने के लिए, जिसमें वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब डेथ नोट को ही ले लो, जब लाइट के सच में एल लगा देता है तब लाइट को रियलाइज होता है कि अब इसे रास्ते से हटाना ही होगा, लेकिन उसके पास एल का रियल नाम नहीं होता है जिसे वो डेथ नोट में लिख सके, और न ही वो ऐसे ही किसी से पूछ भी सकता है क्योंकि स्टोरी में भी किसी को नहीं पता। उससे टाइम काम आता है ये एप्पल खाने वाला पिकाचू नहीं, मिसामान है। ये प्यारी सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी आधी जिंदगी का सौदा करती है ताकि उसे भी ये राक्षसों वाली आंखें मिल सके, जिससे उसके ब्यूटी को तो 4 चांद नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, लाइट हमेशा के लिए एल की जिंदगी में अंधेरा कर देता है बिकॉज मिसा अमानी की आंखों में अब ये पावर्स आ चुकी थी। वो किसी का भी रियल नेम देख सकती है तो वो एल का भी देख लेती है और लाइट को बता देती है, जो बाद में उसे रास्ते से हटा देता है। वेलिया लाइट का कैरेक्टर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है ये दिखाने के लिए कि हर प्रोटेगनिस्ट अच्छा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ अच्छे काम बुरे बनकर ही किए जा सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो जो वो इनोसेंट लोग होते हैं तो वो भी बेचारे इसमें पिस जाते हैं। और इसी तरह एओटी में भी एरन को दिखाया गया है। जब उसे पता चलता है जो वो टाइटन्स उस दिन गाँव में घुसे थे वो और कोई नहीं उसी के दोस्त राइनर और बर्थहोल्ड थे, तो एरन उन्हें ये बताने के लिए पहुंच जाता है जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। उनके ही सिटी में वो टाइटन में बदल जाता है जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जान जाती है। अब देखो लाइट और एरन में एक चीज तो कॉमन है, दोनों ही एक्सट्रीम वायलेंस करते हैं। यहाँ पर ये जिन्हें भी मारते हैं उन्हें प्लॉट के लिए नेसेसरी या मिल्क करके नहीं दिखाया जाता, वो सिंपली एक क्राइम करते हैं। जहाँ पर बाकी प्रोटेगनिस्ट अगर गलती से किसी को चोट भी पहुँचा देते हैं वो उसके लिए रोना धोना तक स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जिससे स्टोरी में तो कुछ भी ऐड होता नहीं है, बस हम उसकी अच्छाई को देखते हैं। जबकि अटैक ऑन टाइटन में एरन अपने गोल्स के लिए अपनी माँ तक को मरवा देता है काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल करके, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक इमोशन तक नहीं होता है। ये चीज तुम्हें ट्रेडिशनल प्रोटेगनिस्ट में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि जस्टिफाई भी है। वही लाइट भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। पहले तो वो खुद अपने डैड को मैनिपुलेट करके ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है जहाँ उसका बाप 100% मरने वाला था, और जब वो अपनी आखिरी कुछ सांसें ले रहा होता है लाइट उन्हें
सॉरी बोलने की जगह अपने अपोनेंट्स का नाम लिखवा रहा होता है, वो भी डेथ नोट में। खैर जहाँ तक मुझे पता है अब तक जितने भी शोनन एनिमे आए हैं उन सभी प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा घिनौने काम इन दोनों ने ही किए हैं। और हाँ, लेलोज को कैसे भूल सकते हैं, उसके कांड तो ऐसे हैं कि मैं एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। पर हाँ, जो ये इतना खून खराबा करते हैं वो सिर्फ कोई शौक वैल्यू के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि अगर सच में कोई इस दुनिया को बदलना चाहता है तो उसे भी अपने हाथों को गंदा करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो तुम्हें पसंद हो या नहीं। देखो, हमेशा से ही शोनन एनिमेज में सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बस सरफेस से दिखा दिया जाता है, वहीं एओटी और डेथ नोट इसे कुछ ज्यादा ही ब्रूटल और रो तरीके से दिखाते हैं। जैसे एओटी में आर्मी कल्चर को, कैसे इन सोल्जर्स की कीमत कितनी ज्यादा कम है इलीट लोगों से, मनी पावर भी दिखाई जाती है, कैसे किंग बस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हजारों लोगों को मैनिपुलेट करता है ताकि बस उसका ही रूल चले। वही मारले वाले जिनके साथ राइनर और बर्थहोल्ड थे, उन्हें इस बात पर मैनिपुलेट किया जाता है अगर वो अपने ही लोगों की जान लेंगे तो वो हीरो बन जाएंगे, जो कि एकदम सेंसलेस है। वहीं डेथ नोट में मोरल एथिक्स को दिखाया गया है, वो कितने ज्यादा सब्जेक्टिव और वीक है। जैसे कि लाइट के बस ये मान लेने से अगर वो क्रिमिनल्स को मारेगा तो वो खुद क्रिमिनल नहीं बनेगा, वो बस ये काम कर रहा है जो सिस्टम को करना चाहिए, और ये चीज वर्क भी करती है। लाइट कई सारे लोगों के लिए एक लिविंग गॉड बन जाता है और बाद में वही गॉड। तो ट्रेडिशनली जो भी शोनन प्रोटैगनिस्ट थे वो सिर्फ अच्छे होते थे, या यूँ कहूँ कि बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। वहीं एरन और लाइट जिस तरीके के प्रोटैगनिस्ट थे वो इमोशनली डेड और अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे एरन विलन लगने लगता है, और राइनर को एक विलन होने के बाद भी कभी कभी इतना ज्यादा वनरेबल और लोनली दिखाया जाता है कि दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है वो सारा उसी के साथ है। इसी तरह लाइट भी पहले रॉबिन हुड की तरह दिखाया जाता है, लेकिन बाद में जब वो इनोसेंट लोगों को मारता है वो उसे बड़ा ही एक गॉड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बना देता है। और वही एल भी शुरुआत में बिना किसी सॉफ्टनेस के क्रिमिनल्स को पकड़वाता था, लेकिन वो भी धीरे धीरे लाइट के साथ इमोशनली अटैच हो जाता है। सो आई थिंक एरन और लाइट ने काफी अच्छे से प्रूव किया है कि अब ऑडियंस को शरीर से बड़े और दिमाग से बच्चे वाले शोनन प्रोटैगनिस्ट नहीं देखने, उन्हें सीरियसली अडल्ट हो चुके प्रोटैगनिस्ट देखने हैं। और अब यही वजह है जो ये नए एनिमे प्रोटैगनिस्ट आते हैं तो वो सिर्फ अच्छे बनकर नहीं रहते हैं। हाँ, कि ये एक गुड बॉय है तो गंदी चीजों से दूर रहेगा, जबकि अभी जेजेके को ही ले लो। हाँ, यूजी उतना ज्यादा काम नहीं आ रहा है स्टोरी में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 24 आवर्स अच्छा बनकर घूमता है। उससे भी जेनिफर लॉरेंस इसलिए पसंद है क्योंकि उसके बड़े हैं, और चाहे तो वो अपने दोस्त का सच में बाप बनने को भी रेडी है अगर उसके दोस्त को इससे प्रॉब्लम ना हो। और चेंसो मैन में डेंजी के तो क्या ही कहने हैं, उसका तो गोल सिर्फ लकड़ियां हैं। तो अब तुम देख ही रहे हो, अब हमें सिर्फ प्रोटैगनिस्ट इसलिए पसंद नहीं आता कि वो अच्छा है, हमें उसमें कुछ बुरी चीजें भी देखनी है जो कि उसे आज की ऑडियंस के लिए और ज्यादा रिलेटेबल बना देता है। अब बस यही देखना है कि आगे आने वाले एनिमेस अपने प्रोटैगनिस्ट को कैसा दिखाते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा ठरकी होगा या फिर हार्टलेस। बाकी अगर तुम्हें मेरे ओपिनियंस पसंद आए तो लाइक और हाइप जरूर से कर देना, एंड क्या फ्यूचर में मुझे इस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। बाकी अगर तुम्हें अपने फेवरेट एनिमे की पैरोडी देखनी है तो तुम इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा।